सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि हर रोज़ पाकिस्तान की सियासत एक नया मोड़ ले रही है और हर तरफ तमाम का तमाम जो मरकज़ है सियासत का सरगर्म इस वक्त वो है पंजाब। एक तरफ बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ हो रही है और इस पकड़ धकड़ की वाज़ेह वजह 9 मई को होने वाली वो वारदातें थीं जिसकी पंजाब से लेके केपी के तक और उसके बाद इस्लामाबाद में जो हमले किए गए तनसीबात पर, अफवाज पाकिस्तान की या उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाओ घेराव के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। और आज आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके मैं आगे चलकर बात करूंगी आपसे। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज साबिक आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक ऐलान किया और ऐलान उन्होंने ये किया कि वो जहांगीर तरीन खान साहब के साथ, जो कि आप जानते हैं तहरीके इंसाफ की बुनियाद, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऐसे पिलर थे तहरीके इंसाफ के जिनकी पूरी की पूरी जद्दोजहद जो है वो उसने तहरीके इंसाफ को बहुत मराहिल से गुजारा, बहुत जगह उनको सपोर्ट किया और एक बहुत ही करीबी साथी, एडवाइज़र, दोस्त। लेकिन हुकूमत में आने के बाद जिस तरह उनकी तहरीके इंसाफ से राहें जुदा हुई, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए, बहुत समझाया लोगों ने, बातचीत सब ने की, लेकिन बहरहाल फूट डालने वाले बहुत थे। जहांगीर तरीन साहब खामोशी से अलग हो गए, लेकिन अब सियासत में वो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। नई पार्टी के हवाले से 2 नाम भी सामने आ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का क्या नाम रखेंगे, इस पर मशावरत जारी है। लेकिन क्या 2 बड़े लीडर यानी कि तनवीर इलियास साहब और जहांगीर तरीन साहब बाकी तमाम धड़ों को या बाकी तमाम पीटीआई के लोगों को अपनी छतरी तले कर सकेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया हाजिर होने के लिए और वक्त देने के लिए हमें। सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कहा है कि मुल्क की मफाद के लिए हम पूरे मुल्क में सियासत करेंगे, पूरे मुल्क में हम अपनी जद्दोजहद करेंगे और उसमें जहांगीर तरीन साहब के साथ आपने मुलाकात के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान भी किया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के साथ आप और आपके साथ और कितने लोग हैं जो कि आप समझते हैं कि तहरीके इंसाफ से चाहे टूटे हों या 9 मई के बाद उन्होंने छोड़ा हो, वो सब के सब आपके साथ शामिल हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे है कि देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने जब टिकट स्पेशली, चूँकि पंजाब का आपने जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, चूँकि पंजाब 10-12 करोड़ का हमारा सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब का जो मैंडेट होता है वो वफाक के लिए भी डिसीजन का वो मतलब है उसी के बलबूते होता है और पंजाब की जहाँ पे हुकूमत होती है वो भी मैटर कर रही होती है, चूँकि सबसे बड़ा सूबा है और हमारी जो GDP का भी मेजर हिस्सा जो लाई करता है वो पंजाब के अंदर है। उसके बाद फिर काबिल ज़िक्र सूबों में सिंध आता है। बाकी सूबे हमारे आबादी के अतबार से या वसाइल के अतबार से छोटे। इसमें यह है कि जो पंजाब से हमारे जो लोग थे जिनको टिकट नहीं भी दिए गए लेकिन वो बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट थे, वो लोग भी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। वो हमारे साथ तसलसल के साथ राब्ते में थे और वो ये कह रहे थे कि जी आप हमें कोई लीड करें, हमें बताएं कि हमने क्या करना है। और जिनको टिकट मिले हुए थे यकीनी तौर पर वो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे थे। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की, तनकीद की तो वो मैं था। 9 मई का वाक़या तो ये तो पानी मतलब पुलों के ऊपर से गुजर गया, ये तो इस हद ख़त्म हो गई थी, इसके बाद तो कोई लिमिट नहीं रहती। लेकिन मैंने उससे पहले वार्न भी किया और इंतबा करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो राय रास्त की तरफ आए। एक बल्कि प्रोग्राम में किसी हमारे एंकर ने पूछा था, बड़े नौन एंकर हैं, कि जी या का नाबूद हुआ या का नस्ताइन, तो मैंने वहाँ पे ये कहा था कि हमें खुद भी सिरात मुस्तकीम की तलकीन अपने आप को करनी होगी। तो ये चीज़ हमें फील हो रही थी चूँकि हम CEC की और दूसरी जो मरकज़ी हमारी मीटिंगें थी उन मीटिंग्स के अंदर में जब होता था तो एक सियासी आदमी को इसका अंदाज़ा होता है कि आगे सूरत हाल किस तरफ डगर को जा सकती है।
तो ये वाक़या हमसे ऐसा सरदर्द हुआ 9 मई का कि शायद पाकिस्तान के दुश्मन भी ये न कर पाते, किसी ने कभी किया ही नहीं, न कुछ सोच सकता था। यहाँ पे हमने अपने बच्चों को, अपनी कौम को यूज़ किया और उनसे वो काम कराया जो दुश्मन किया करते हैं या सोचा करते हैं। इसमें यह था कि बंदे तो सारे हमारे साथ राब्ते में हैं, चूँकि मरकज़ी लेवल पे जो हमारी सीनियर क़यादतें उस वक्त भी थी, उसमें से भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमारे साथ एंगेज हैं और हम ये समझते हैं कि वो इसी धड़े के साथ चलेंगे। ये जो हमारे वाला धड़ा होगा इसी के अंदर सारे लोग बैठेंगे। सरदार साहब, ये धड़ा होगा या एक नई पार्टी होगी? इस वक्त तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं, ये धड़ा होगा या एक नई नाम से एक नई पार्टी होगी? ये तो पूरी मुल्क की पार्टी बनने, जब मैं धड़े से मुराद ये ले रहा हूँ कि जब आप ऊपर की रिजीम को लेते हैं तो एक पूरा विंग बनता है, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो सकती है। ठीक, ये पूरी मुल्क गिर पार्टी होगी, किसी भी नाम से होगी। नाम भी हमने कल आपस में कुछ शेयर किए, चूँकि मैं पार्टी रजिस्टर कराने लगा था, वो भी जहांगीर खान तरीन साहब के सामने रखे। कुछ नाम उन्होंने सोचे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे नाम है। किसी एक नाम को जो मरकज़ी लेवल पे कंसेंसस हो गया, दूसरे लोग भी, चूँकि कल परसों जब हम बैठे थे, उसमें परसों वाली चूँकि मीटिंग हमारी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई थी, उसमें हमारे एक रहनुमा ने उठ के असद उमर साहब के साथ भी बात की थी, वो भी अभी तक हम पॉजिटिव देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि अभी जेल में है, उनके साथ भी हम देखेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि शायद ही कोई बड़ी लीडरशिप जो है कोई ग्रुप के लिए आगे अलग होगी, सारे लोग इसी ग्रुप में आएंगे और ये एक पूरी। लेकिन सरदार साहब, जो अब तक इत्तलात हैं या जो मामलात हम देख रहे हैं, या जिस तरह लोगों ने 9 मई के बाद जल्दी जल्दी छोड़ा और सारे के सारे जो हैं वो भागे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और जैसे आपने कहा ये ठीक बात है कि आपने पहले इस हवाले से आपने बातचीत की, बल्कि आपकी नाअहली और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली, इस पे मैं एक सवाल ज़रूर करूंगी आगे चल के कि किस तरह मामला आगे चलेगा पार्टी का। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी जो लोग थे, यानी कि बड़ी लीडरशिप की हम बात करें, शाह साहब चले अभी तक जेल में हैं, लोग उनसे भी मुलाकातें करने गए हैं, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्या शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब हाथ मिला पाएंगे एक साथ? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद लीड करना चाहते हैं पार्टी को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जितनी रिसेंट हमारे लोगों के राब्ते हुए, उन्होंने कोई ऐसी कोई ये बात नहीं की कि मैं सिर्फ मैं ही लीड करूं। लेकिन इस हवाले से ये देखिए कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत होती है ना, मैं पहले भी जो उस वक्त हमारे चेयरमैन थे, मैं ये कहता रहा कि जिस दुनिया सारी के मसाइल टेबल पे हल होते हैं और सियासत नाम है लचक का, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो उसमें अगर हर दरमी करेंगे तो नुकसान होगा। तो हमें मानना चाहिए इलेक्शन के अगर 4 महीने 6 महीने 8 महीने ऊपर चले गए तो कौन सी क़यामत आ जानी है। तो ये हम हर दरमी ना करें। और मैं वॉइस मेरी ऐसी थी कि मैं कराची में मेरे 3-4 बड़े प्रोग्राम हुए थे 3-4 माह पहले, और बड़ा मैंने लाउडली ये चीज़ कही थी कि हमारी लीडरशिप भी बैठे। हमारे वहाँ पे शेख अलीम साहब जो हमारे वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, उनके साथ मेरी बात हुई कि जी आप भी अपना रोल अदा करें, और मैं कर रहा हूँ कि जी हमारा चेयरमैन माने और ये लचक का मुजाहरा करे, चूँकि हर दरमी से नुकसान होगा और पार्टी गलत ट्रैक के ऊपर जा रही है, ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है, जो सियासत का ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें जो हमारे मेन लोग हैं, उसमें चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं, वो भी चूँकि अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये लोग भी इसी एक ग्रुप का हिस्सा बने और आगे चलें, तो इसमें सबके लिए बेहतरी है। लेकिन अगर ये लोग अपने ग्रुप बनाना चाहेंगे तो आप देखिएगा कि इनके पास कोई खातर ख्वाह न सीटें उन्हें लगी हैं, ना कोई ये मेजर रोल अदा कर सके। लेकिन सरदार साहब, अगर इस तरह बहुत कभी फायदा नहीं होता। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर देखें बहुत सारे धड़े बन जाएंगे और सबको, आपको पता है यहाँ पे सबकी कोशिश तो यही होती है ना, कोई वजारत उज़्मा चाहता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, सबकी अब अपनी अपनी ख्वाहिशात होंगी। वो पहले दबी हुई थी क्योंकि एक शख्सियत के सामने वो ख्वाहिशात सामने आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो हमें पता है कि सबकी अपनी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं। अगर इतने धड़े बन जाएंगे तो ये इतने सारे लोग जो है, बहुत मतलब बड़ा एहतराम, जी बहुत एहतराम का रिश्ता है हमारा इन दोनों के साथ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीछे पीटीआई ने जो 6 सीटें जीती, शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी सीट जो उनकी बेटी की थी वो नहीं जीत सकी, क्योंकि वो एक मतलब रूहानी उनका मर्तबा भी है, उनकी ख़वातीन कुछ पर्दा भी करती हैं, कुछ इस तरह के मामलात भी आयल थे, कुछ रूहानी तौर पे भी लोगों को कन्विंस करना कि जी पीर जो आपके हैं उनकी बेटी इलेक्शन लड़ेगी और वो मार्केट में इसी तरह जाके वोट मांगेगी। तो इस तरह के मसाइल की वजह से ये शाह जी के साथ इस वक्त भी ये इश्यूज़ हैं। हमारी जो क़यादत है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत बुर्दबार आदमी है, रवादार है, रख रखाव इस घराने का खासा है जो उस मतलब जाता है। जब ये वज़ीर आला थे तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब की तारीख़ का सबसे अच्छा वज़ीर आला मिला है।
लेकिन जब उनके पास अपनी पार्टी थी तो आप ये देखिए कि पूरे पंजाब में 12 करोड़ के सूबे में उनके पास सिर्फ 10 सीटें थी। तो इस हवाले से जो पॉलिटिक्स का ग्लैमर होता है, इस हवाले से वो मैं ये समझता हूँ। मैं जब आज़ाद कश्मीर में गया तो पीटीआई के पास 2 सीटें थी, मैं उसको 32 पे लेके गया। तो चूंकि मूव करना लोगों के लिए और लोगों को उस तरह एक्सेप्टेबिलिटी, ये 2 डिफरेंट किस्म की डायनामिक्स। अच्छा सरदार साहब, एक ये बात बताइएगा, ये होगा कि वो सीनियर लोग हैं, लेकिन जी सॉरी, ठीक है, चौधरी परवेज इलाही से रिलेटेड हम बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं और चौधरी शुजात साहब के बेटे भी हैं, उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है कि जी आप वापस आ जाएं, एक फैमिली है, हमारी फैमिली टूट रही है और आप वापस आ जाएं। लेकिन आज भी परवेज इलाही साहब ने कहा डटे रहो, कड़े रहो, ये करो वो करो। और अच्छा, मैंने अपनी 20 साल की सहाफत में परवेज इलाही साहब की फैमिली को या चौधरी परवेज इलाही साहब को अपनी जिंदगी में पहली दफा एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेते हुए देखा है। मतलब इससे पहले उन्होंने कभी नहीं लिखा, कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं गए, वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहे। और बल्कि उनकी मदद से उन्होंने पंजाब में भी हुकूमत बनाई, वफाक में भी किंग्स पार्टी बनी जब परवेज मुशर्रफ साहब, लेट परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। आपको अच्छी तरह पता है, आप तो खुद माशाल्लाह एक बहुत कदावर शख्सियत है सियासत में। तो आपको लगता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर, सॉरी सर कता कलामी माफ, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो तहरीके इंसाफ का एक मोबिलाइज्ड वोट बैंक है, वो उसको कैश करना चाहते हैं और अपने आप को इस पार्टी का लीडर मतलब के तौर पर सामने लेके आना चाहते हैं और चाहते हैं बाकी सारे उनकी अम्ब्रेला के अंडर आ जाए। बिल्कुल, आपने चूँकि आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, आप चूँकि चीज़ों को बहुत इसको आप समझ सकती हैं, जिस लेवल पे आप बैठी हैं, आपने इसको बिल्कुल दुरुस्त मतलब है इसको डायरेक्शन के अंदर इसको डायग्नोज किया। परवेज इलाही साहब चूँकि उम्र के अभी इस हिस्सा में है कि आगे चूँकि इन लोगों की जो दूसरी और तीसरी जनरेशन है वो अभी सियासत के अंदर MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, उनको ये लगता है कि इस वक्त भी उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो एक वो वाली थी कि जिसमें असम्बली न तोड़ने का, उन्होंने उसमें PTI के चेयरमैन की बात मानी, लेकिन बाकी हवालों से उस तरह एस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े तो नहीं हुए। लेकिन ये है कि उनको बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो मज़ामत कर रहे हैं और कुछ उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो कह रहे हैं कि मैं फेस करूंगा, वो ये समझते कि ये बनी बनाई पार्टी है, अगर मुझे मिल जाती है, इसमें ग्लैमर मौजूद है, तो आगे हमारे लोग भी यंग होंगे तो उनको पार्टी मिल जाएगी। चूँकि जो पार्टियां इस वक्त पहले काम कर चुकी हैं उनको इस वक्त उठाना या रीलॉन्च करना बड़ा मुश्किल है। इस हवाले से चूँकि सियासत में एक फैक्टर हमेशा रहा है कि जब आप रेजिस्टेंस करते हैं, मज़ामत की सियासत पॉपुलर होती है, लेकिन ये बाज़ औक़ात माहौल और एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। इस वक्त एनवायरनमेंट मज़ामत की सियासत से ऊपर जाने वाला नहीं है, इसलिए कि लोग बड़े दुखी हैं। लोग ये समझते हैं कि जो हमारे मुल्क में हो गए, ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था, इतनी कुर्बानियों के बाद, चूँकि इस मुल्क के बनने में और दुनिया के दूसरे ममालिक जो मारूज़ वजूद में आते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो इस वक्त शायद ये परवेज़ इलाही साहब को ये काम ना आ सके, लेकिन ओवरऑल में चूँकि वो ये देखते हैं कि इमरान खान जब वफाक से निकले थे, बैड गवर्नेंस थी, इंतज़ामी मामलात बहुत पुअर होने के बावजूद, महंगाई मतलब आसमान को छू रही थी, डॉलर कंट्रोल नहीं था, लेकिन उन्हें चूँकि रेजिस्टेंस शुरू कर दी तो वो पॉपुलर होते गए और PDM की गवर्नमेंट दबाव में आती गई। तो परवेज़ इलाही साहब इसको उस एंगल से देखते होंगे, लेकिन ये चीज़ इनको इस वक्त काम नहीं आ सकती। सरदार साहब एक बात बताइएगा, मैं आपसे ज़रा बुज़दार साहब के हवाले से बात करना चाहती हूँ। देखिए बाकी सारे तो जो छोड़ के गए, किसी को जेल हुई, किसी को पकड़ा, किसी को अंदर किया, अभी भी कोई लोग अंदर हैं, कोई भागे हुए हैं। कहा जा रहा था कि जबरी हमसे सियासत छुड़वाई गई, फिर देखा 2 से 3 दिन तक भी जेल में नहीं रह सके, खुद ही आके कहा जी हम तो सियासत छोड़ें, हम ये करें, फिर हमने देखा खुद ही सियासत में मुतहरक भी हो गए। सो बहरहाल ऐसे लग रहा था कि वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं और 9 मई के वाक़ये से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। बुज़दार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से आपके चेयरपर्सन ने और तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर डेंट का है। क्या सीनियर क़यादत उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए इस चीज का बावर कराती रही अपनी हुकूमत को कि भाई ये नुकसान कर रहा है ये शख्स, इससे कोई हमें फायदा नहीं पहुंचने वाला? और मेरे ख्याल से यही बात एस्टैब्लिशमेंट ने भी की, जिस पर कोई कान नहीं धरे गए। अब अगर आप उनको देखें तो वो क्वेटा से बरामद हुए, उनको किसी ने पकड़ा भी नहीं और वो सबसे पहले छोड़ के भाग गए। वजह? ये बात आपकी ठीक है, उसमें उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो चेयरमैन की हटदर्मी थी वो न होती तो शायद हालात डिफरेंट होते। ये वो शायद सियासत के अंदर उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ, एज ए इंसान उस्मान बुज़दार साहब में बहुत सारी अच्छाइयाँ। मैंने देखा कि जो एक्सपोर्टिंग नायब कासद भी होगा या बाहर चौकीदार जो गेट के बाहर बैठा, कोशिश उनकी होती है कि खाने के टाइम पे वो भी साथ बैठे, उसको भी इंसान समझे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब पंजाब कैबिनेट में गया तो मुझसे पहले जो मैक्सिमम हमारा जो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपो होती है,
हम अगर ला सके थे तो 10 मुल्कों के हम जो है रिप्रेजेंटेटिव ला सके थे। जो इवेंट हमने करवाया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मैंडेट होता है, लेकिन मैंने जाके ताउन किया वहाँ पे, तो 70 मुल्कों के लोग हम लाने में कामयाब हो गए थे, जिनमें दूसरे मुल्कों के सीनियर 3 लोग, कुछ मुल्कों के गवर्नर्स भी, मतलब है जो हाई लेवल के ऑफिशियल थे वो लाए। और मैंने बड़ी ख्वाहिश और कोशिश की, चूँकि मैंने जो सिर्फ एक खाना दिया था उनको, वो कोई 1 करोड़ प्लस का मैंने अपनी जेब से सिर्फ खाने का बिल दिया था। उस्मान बुज़दार साहब को मैंने ज़ोर लगाया और उन्होंने वादा करके रूट लगवा के खाने में नहीं आए। सुबह फिर हमारा उसमें था, जो हमारा जौहर टाउन में जो हमारा एग्रीकल्चर का जो ऑडिटोरियम है उसमें हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी नहीं आए। तो वो एक ऐसा दिन था कि मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन करता हूँ। मैं वहाँ पे रिटर्न रेजिग्नेशन उनको देख के आ गया। फिर सिफारिशें अपने कॉमन दोस्तों को डाला। उस्मान बुज़दार साहब में शाइनेस थी, वो शाइनेस होने की वजह से बोल्ड नहीं थे। अभी जो उनके पास असल में चूँकि नैब ने कुछ उनकी फाइलें खोली हैं, जिसकी वजह से नैब ने कुछ डीजी खान में रेड्स भी किए। वो चूँकि इनका एरिया बिल्कुल बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। इनके एरिया के लोग बलोची ज़बान बोलते हैं। इनकी अपनी भी मादरी ज़बान जो है वो बलोची है, तो इसलिए वो बलूचिस्तान में गए होंगे। लेकिन ये है कि जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो खुद भी एहसास करके, तो ये जो प्रेशर था या जो कमिटमेंट उनकी उस लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं दिखा सके, उनको दिखानी चाहिए थी। तो इसका मतलब वो कभी भी वसीम अकरम प्लस नहीं थे, लेकिन बस उनको मजबूरी के तौर पर फिट किया हुआ था, चाहे पंजाब चाहे हाथ से ही क्यों ना निकल जाए, और अगर वो मजीद रहते तो शायद निकल भी जाता। नहीं वो वसीम अकरम तो देखिए आप, वसीम अकरम दुनिया में एक नाम है, वो मतलब है कुछ नहीं, मतलब सर आपकी पार्टी ने नाम रखा, सरदार साहब आपकी वसीम अकरम तो बहुत बड़ा, लेकिन ये जो बहुत बड़ा नाम है, मैं उनको मैं नहीं कह रही, परवेज इलाही बहुत अच्छे वजीर, आप लोगों की पार्टी ने नाम रखा था ना, बोल नहीं थे उस वो नहीं, मैं उनके उन चंद कोलीग्स में था। आपको मुझे जब ये वफाक में बुलाते रहे खान साहब के तुम यहाँ के टूरिज्म संभालो वो संभालो, तो मैंने कहा पंजाब में कोई हो जिसके कंधे पे सर रख के उस्मान बुज़दार रोता है, तो मेरा कंधा वो है कि जो रोने के लिए अवेलेबल है। उनकी वालदा साहिबा मेरा बहुत ज़्यादा वो मतलब अपने बच्चों की तरह करती थी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे उस्मान बुज़दार की सीट पे मेरी नज़र नहीं है, मैं मुखलिसाना मशवरे देता था। तो मैंने कई दफ़ा खान को कहा कि मैं वफा गया तो ये क्या करेगा, लेकिन उनमें वो जो पंजाब बड़ा सूबा है, इसमें बड़ी डायनामिक, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपके 2 कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। इतने देखें हमारे मुल्क का साइज़ और अफगानिस्तान का है कितना है। अफगानिस्तान में 32 सूबे, हमने इतनी बड़ी इकाइयाँ बनाई हुई हैं, उसकी गवर्नेंस नहीं हो सकती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। सरदार साहब मेरे दो बनानी पड़ेगी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल ठीक है, हम तो इस पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हुकूमत इनिशिएटिव लेगी तो ये होगा कि सूबों की, हम छोटे सूबों की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अपनी सियासत की वजह से लोग इसको बनने नहीं देते। मेरे दो आपसे कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट में सरदार साहब 2 सवाल आपसे करना चाहती हूँ। पहला मेरा सवाल ये है और लास्ट में मैं आपसे वो पूछूंगी जो नाहली वाली बात है। पीपल्स पार्टी बहुत मुतहर्रिक है। आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जलसा भी करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ जो इन्होंने छोड़ा है एक मखसूस बेल्ट से, खास तौर पर वो राब्ते भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में आपको लगता है पीपल्स पार्टी को एक बड़ा चंक मिल सकता है, या वो जो उन्होंने अपना लूज कर दिया था वहां पे पॉलिटिकल मार्जिन, वो उसको वापस तहरीक इंसाफ से वापस खींच लेंगे? देखिए इसको बिल्कुल, चूँकि आप जिस एंगल से आप देख सकती हैं, जिस लेवल पे आपका विजन है, आपको मैं एक तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। 2007 में जब मोहतरमों की शहादत होती है तो बहुत सारी जगहों पे शायद जरदारी साहब को कई क्रेडिट दिए जाते हैं, शायद दिए जाने भी चाहिए, कि उनके यहाँ एक मफाहमत का, और उस वक्त उन्होंने मुल्क के हवाले से पॉजिटिव बात की, चूँकि पीपल्स पार्टी का एक आम कारकुन जब वो बिफरा हुआ था, गुस्से में था, लेकिन पार्टी को वो कहाँ पे ले गए। आप ये देखिए कि पार्टी जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 11 साल मार्शल दौर के बाद भी रेजिस्टेंस थी, और इसका कारकुन एक जियाला जो है वो जान देता, वो नहीं खड़ा हो सका और वो कहीं पीपल्स पार्टी से दाएँ बाएँ हो गए। चूँकि 2008 में जब ये हुकूमत में आए तो उसके बाद से लेके देखिए पंजाब में इनके पास बड़े नामी ग्रामी कदावर लोग हैं, लेकिन पंजाब में जो गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन हुए, लाहौर में इन पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर जीता है। ये चूँकि सेंट्रल पंजाब की बात, तो वो भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे नहीं जीता है, पीपल्स पार्टी का, लेकिन आज़ाद लड़ता है। साउथ में चूँकि मतलब मखदूम अहमद महमूद और कुछ इस तरह मतलब इन्फ्लुएंस की वजह से, जो ज़ाती इन्फ्लुएंस होता है उसमें पार्टी कम होती है, कुछ सीटें आती हैं। पीपल्स पार्टी मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जब तक आपका मैंडेट न हो, जब आप मुंतखब न हो, तो पीपल्स पार्टी
पिछले दिनों जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में भी बड़ा टाइम लगाया, फिर बलूचिस्तान के लीडरों को, चूँकि उनके ज़्यादातर कराची नज़दीक पड़ता है, उनकी रिहाइशें ज़्यादातर कराची में हुआ करती हैं, तो वो चूँकि उनके साथ उन्होंने कोशिश की, खुद चूँकि जरदारी साहब का अपना कबीला भी चूँकि ओरिजिनली ये बलोची हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी में ये समझता हूँ कि अभी मतलब है कि जिस तरह उसको होना चाहिए था मुल्क गिर और वो मोहतरमों की शहादत के बाद इस पीपल्स पार्टी को कम अज़ कम 2-3 ये टर्म ये लगा सकते थे, लेकिन मफाहमत की सियासत बाद का नुकसान देती है कि उसने पीपल्स पार्टी को डैमेज किया है। मतलब है जरदारी साहब की हद तक तो शायद बहुत सारे लोग खुश होंगे कि जी वो मतलब कंप्रोमाइज़ करते हैं, लचक करते हैं, लेकिन इसमें ये उनकी शख्सियत का खासा अच्छी बात है, लेकिन पार्टी जहाँ से उभरती है वो पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ और पीपल्स पार्टी सिंध में आइसोलेट होकर रह गई। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से इसलिए हमेशा से पॉजिटिव होता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, वो PMLN या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, बड़ी पार्टियां आपके मुल्क की जो है मतलब है उसकी जो सारी इकाइयां उसमें बड़ा अहम रोल अदा करती है। जब वो आइसोलेट होती है तो मुल्क को नुकसान होता है। जी बिल्कुल, मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल। मुझे बताइएगा कि आप एक पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं, सारे धड़ों को शामिल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के टूटे हुए लोग भी इसमें आपका फोकस है, इसको आप लोग पूरी तरीके से मोबिलाइज करेंगे, फिर इलेक्शंस के लिए एक पूरी मोबिलाइजेशन होगी। आप भी नाअहल हैं और जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? मतलब है दो ऐसे लोग जिनको नाअहल कर दिया गया है, वो एक बड़ी पार्टी को मोबिलाइज करेंगे, तो इसका फायदा क्या है? देखिए इसमें ऐसे है कि जो जहांगीर तरीन साहब वाला जो हुआ था वो भी हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिव्यू में शायद ख़त्म होना चाहिए। मेरे वाले में तो चूँकि जो एर साफ़ी का ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कानून का जो मानने वाला है या जानने वाला उसके हवाले से, आज़ाद कश्मीर का जो आइन है, जो बुनियादी तौर पे 74 का एक एक्ट था प्रोविजनल, जिसको कोई 7-8 साल पहले इसके अंदर अमेंडमेंट करके तो इसको आइन बना दिया गया। ये आज़ाद कश्मीर का अब आइन है, प्रोविजनल आइन कंसिडर होता है लेकिन आइन है मुकम्मल तौर पे एक मतलब एक जामे आपकी आइन की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आज़ाद कश्मीर में टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट का कोई तस्वर नहीं है, वज़ीर आज़म की तौहीन का कोई तस्वर नहीं है कि वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा। वहाँ 75 सालों में किसी वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया गया, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर की बेस कैंप की हुकूमत पूरे के पूरे कश्मीर की हुकूमत है। और जब ये कश्मीर की हुकूमत है तो वो काम जो जाद कर रही है, जो दरिंदा फ़ौज के साथ 9 लाख हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ लड़ रही हैं, हमारे सब्ज़ हलाली परचम में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे इस हमारे झंडे के अंदर तदफीन होती है। वहाँ का वज़ीर आज़म, उसकी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए और उसका क्या स्टाइल होना चाहिए, तो उसको बुला के 2 मिनट में, जबकि मेरे दफ्तर के एक नायब कासिद का केस 10 साल से पेंडिंग है। ऐसा काम हुआ आज़ाद कश्मीर में कि जिसका आइन और कानून, वहाँ पे असेंबली की सीट से किसी का डिस्क्वालीफाई होने का एक अलग प्रोसीजर है कि आपको 2 साल की कन्विक्शन हुई हो और उस कन्विक्शन को आपने मुकम्मल तौर पे आपने गुजारा हो जेल के अंदर, तो आप उसमें आते हैं। ऐसा कोई तस्वर वहाँ के आइन में ही नहीं मौजूद। अब मुझे ये बताइए कि अगर अदालतें आइन को रूंदेंगी, अदालतें मावरा आइन जाएंगी जहाँ से इंसाफ के सरचश्मे फूटने, तो आम आदमी फिर किससे इंसाफ मांगेगा? लेकिन हमने इसलिए भरम रखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग ये ना तस्वर रखें कि लॉलेसनेस हो गई है, कानून कोई नहीं रहा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ की जो हमारी अदालतें हैं कि वो वापस अपने इस काम को देखेंगी, रिव्यू करेंगी। आपको लगता है ठीक है? मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो, मैंने वो चीज़ चुके होता कि ये मजलूमियत का वो दर्स हम चुके कर नहीं सकते चूँकि हम जहाज में। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कैफियत है, वहाँ पे लोग रो रो के ये कह रहे हैं कि ये हुआ क्या वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो यहाँ के वज़ीर आज़म को अपना वज़ीर आज़म मानते हैं। ठीक है सरदार साहब, तो मैंने आपका जो मौक़िफ़ आया वो ये आया है कि मूविंग फॉरवर्ड हमें ये आपकी बातों से एक इंडिकेशन मिली है कि रिव्यू में तो दोनों नाअहलियाँ ख़त्म हो सकती हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की हो या आपकी हो। फॉर्मर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बदलती हुई सियासत, अभी आपने सुना सरदार तनवीर इलियास साहब क्या कह रहे थे। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर सहाफ़ियों में, सीनियर तरीन एनालिस्ट में आपका शुमार होता है, उनको वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। रज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड सेनेटर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि मामलात सियासत के किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आने वाले इलेक्शंस के लिए तैयार है, तैयारी कर रही है, तैयारी में जाएगी,
और फिर जो पीडीएम ने इतना नुकसान उठाया है इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सब चीजों की वजह से, उसमें आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस में पीएमएल-एन का पूरा एक जो बयानिया है वो क्या होगा या क्या हो सकता है? मेरा बिल्कुल ठीक है। हमने तो जब इख्तियार संभाला था तो हमें पता था कि हमें इतनी महंगाई करना पड़ेगी और फिर लोगों के गुस्से का हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, गुस्से का इजहार भी लोग करेंगे और लोगों ने किया भी सही। लेकिन मसला ये था कि हम या अपनी सियासत बचाते या रियासत बचाते। तो हमने कहा कि सियासत तो वो पाकिस्तान होगा तो इंशाल्लाह होती रहेगी। हमने रियासत बचाने की ठानी और ये हमने कड़वा खून भरा और जो खान साहब ने जो मसाइल पैदा किए मईशत के लिए उसको आके ठीक किया। सागरार साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं और उसमें ऐसा तबीयती बानवी शुरू हो गई है। फ्यूल की चीज चार्जेस हो गए, घी की कीमत हो गई, वो कम हो रही हैं और बाकी भी इंशाल्लाह अगले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 महीने में ये रेट कम हो गए। तो इसके सिवा हमारे पास और चारे को नहीं था। अब देखो मईशत हम खुद संभालने बजाय इसके हम सारा मामला IMF के हवाले कर दें। और खान साहब ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि सारे मामला ही IMF के हवाले कर दे। वज़ीर खजाना भी IMF का, स्टेट बैंक गवर्नर भी IMF का और जो इकोनॉमिक जो टीम थी वो भी सारी IMF की। ऐसे कि एक आध मिनिस्टर था उनका जो बेबस था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामला अपने हाथ में लिए। स्टेट बैंक के गवर्नर हो, जब वज़ीर खजाना हो, सारे सागदार सब सारे मिलके पाकिस्तान को आगे रखे ये सारी पॉलिसी बना रहे हैं। और आपने देखा कि IMF की किस्त तो 8-9 महीने से रुकी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया और इंशाल्लाह नहीं करेगा। हम जितनी हमारी लायबिलिटी हम पूरी कर रहे हैं, जितने अक़सात हमें देने थी वो जो लोन वापस करने थे सारे कर रहे हैं। कुछ हमने चाइना ने मेहरबानी की, हमें रोल बैक की है। तो हम तो पाकिस्तान बचा रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के अवाम की मर्जी है। हम हर वक्त 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। जब भी अभी टेन्योर पूरा होता है तो हम तैयार इलेक्शन के लिए जाएंगे। बाकी पाकिस्तान के अवाम की मर्जी, और जब अवाम के पास जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये मसाइल थे और कि हम अगर अवाम में वोट देते हैं तो बिल्कुल हम अगले 5 साल जो है वो पूरे करेंगे। और अगले 5 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं किसी भी हुकूमत के लिए। जो अगले 5 साल होंगे उसमें बहुत अहम और बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। सेनेटर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। रजा रूमी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। रजा, मैं चाहती हूँ कि एक ओपनिंग तज्जिया कर दें। बहुत कियोटिक सिचुएशंस में हमने पाकिस्तान को देखा, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत इस वक्त मिनट मिनट में तब्दील हो रही है और जिस तरह एक माहौल बना 9 मई के बाद और फिर जिस तरह लोग छोड़ के भागे, दोस्त हों, रहनुमा हों, लीडर्स हों, मतलब है हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ताहयात लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि मजीद 3 से 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके जेलों को। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। या वो ये मतलब है या ये कहते हैं ना कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनके अंदर लड़ने की सक्कत होती है, बर्दाश्त करने की, तो इनमें नहीं थी। जी जैस्मिन, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बहुत सारे कागजी शेर थे जो एक्सपोज हो गए। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन जेलों में वो उनसे रहा नहीं गया और बहुत सारे लोग वहाँ से निकल गए। इसमें ये हमें चीज़ याद रखनी चाहिए कि मई 9 का जो वाक़या है, बल्कि वाक़यात हैं जो बड़े अंधोनाक हैं और बड़े कर्बनाक हैं किसी भी पाकिस्तानी के लिए, वो अब दर हकीकत एक पार्टी बमुकाबला रियासत का जो है ना वो सिलसिला चल पड़ा है। इस वक्त PTI की पहले तो जो सियासत थी वो तो अपने सियासी हरीफों के साथ होती थी। ये PMLN हो गई, PPP हो गई, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, जिनको बड़े बड़े नाम लेकर जलसों में पुकारा जाता था। अब वो सियासत जो है वहां से मुड़ के पिछले साल से वो GHQ की तरफ हो गई है। अब इस सूरत हाल में और ख़ुसूसन मई 9 के बाद बहुत से लोग ये समझते हैं और मेरे ख्याल से राइटली कि इस बार PTI की जो है वो बचत नहीं है। जब आप फौजी इंस्टॉलेशंस को अटैक करें, देखें दुनिया में आप कोई ऐसा मुल्क देख लीजिए, हर जगह जहां जमहूरियत है, जैसी तैसी जमहूरियत भी हो, लातीनी अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में और या मगरबी ममालिक में जहाँ पे एडवांस्ड है, आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई भी सियासी पार्टी वह वो अपनी फौज पे हमला कर दे।
अब इसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको ये आइडिया है कि ये मामला सीरियस हो चुका है। ये वो रवायती चीज नहीं है कि एक आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा हुआ तो दोबारा, अब ये सीरियस मामला हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह इजाजत देगी? अगर वो आज इसका एग्जाम्पल नहीं बनाते तो कल को दूसरी पार्टियां भी ये करेंगी, कल को नून लीग आ जाएगी पावर। नहीं रजा, एक्चुअली रजा रूमी साहब, एक्चुअली किसी पार्टी को तो छोड़े, यहाँ तो जत्थे इतने मौजूद हैं, कोई भी ना कोई जत्था निकल आएगा, कोई ना कोई धड़ा निकल आएगा, अपने साथ 5-10 हजार बंदा ले आएगा और उसके बाद दे मार 4.5 जो मर्जी करता फिरेगा, अपनी मर्जी से कहेगा कि जी मेरी मर्जी होगी तो मेरी मर्जी का चीफ लगेगा, तो मेरी मर्जी का जज भी लगेगा और मेरी मर्जी के सारे काम होंगे, नहीं होंगे तो मैंने 5-10-20 हजार बंदा लाना है और पूरा इस्लामाबाद हाईजैक कर लेना है। आप भी जानती हैं जैस्मिन साहिबा कि पाकिस्तान जिन खतरात में घिरा हुआ है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान और उसकी आर्मी और उसके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हैं। बिल्कुल। अगर वो ये कहेंगे कि जी यहाँ पर तो कोई जत्था, कोई ग्रुप आकर इस फौज को अटैक कर सकता है, तो इसका तो ये मतलब है कि यहाँ तो न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो सेफ नहीं है। ये भी रियासत के लिए अब एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि दुनिया में पहले इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो नुक्ताचीनी होती रही है। लोग, हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, वो प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि जी ये तो ऐसा है वैसा है, इनके तो न्यूक सेफ नहीं है, जहादी आ जाएंगे वगैरह वगैरह। अब ये जो मई 9 के सीन्स हैं ये दुनिया भर में देखे गए हैं, दुनिया भर में इसकी बात हुई है। उनको कैसे डिफरेंट, मुझसे यहाँ लोग पूछते हैं और आपको पता है मैं तो जमहूरियत पसंद शख्स हूँ, मैं तो नहीं पकड़ धकड़ का कायल, और मैं नहीं समझता कि इतने हजारों लोगों को जेलों में भर दिया जाए, ये भी गलत बात है। लेकिन अब क्या उसको डिफेंड मैं कैसे करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आती ना। सेनेटर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूं कि हुकूमत वक्त, जाहिर सी बात है कि बहुत संजीदा मामला है, बहुत लोगों को पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों के ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल आपसे यह करना चाहती हूं कि क्या कोई तरीके इंसाफ के लीडर्स या उनके सो कॉल्ड लॉयर्स जो हर वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर एक्टिवली वो इन्वॉल्व रहे, डिफेंड करते रहे, मतलब हर तरह से किसी ना किसी तरीके से वो मतलब प्रेजेंट रहे, तो क्या ये लोग जिनको आज तहरीक इंसाफ डिसोन कर रही है, ये बच्चे बच्चियां जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो क्या हुकूमत इनको कोई लॉयर्स फराहम करेगी, नहीं करेगी? किस तरह इनके ट्रायल्स होंगे? अब देखो ना, हमारे दौर में जब हम एजिटेशन करते थे, सड़कों पे आते थे, पुलिस डंडे मारती थी, कुछ हमारे बंदे जख्मी हो जाते थे, कुछ को पकड़ लिया जाता था, कुछ बेचारे शहीद भी हो जाते थे। इनके दौर में उलट होता है, ये लोग एजिटेशन करते थे, पुलिस वाले मार खाते थे, पुलिस वाले जख्मी होते थे, एसपी साहब का बाजू टूट गया, डीआईजी साहब की आंख चली गई, तो इनके हौसले बुलंद होते गए, किसी ने इनको रोका नहीं है। लेकिन उनका ये, अब उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, उन्होंने जाके हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जाके हमला कर दिया। अब उसमें देखो, कोर कमांडर, अब पूरी दुनिया में एक जगहनसाही पाकिस्तान की, अब ऐसे लोगों को तो नहीं छोड़ना चाहिए। हुकूमत तो कोई सॉफ्ट कानून नहीं रखती उन तक, लेकिन इनको बिल्कुल सजा होना चाहिए और कानून के दायरे में रह कर। ये नहीं कि हमको कह रहे हैं कि आईन से बाला और कानून से बाला। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैं भी इत्तेफाक कर रही हूँ, रजा रूमी भी इत्तेफाक कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दो के हम मार धाड़, एक्सेसिव पकड़ धकड़ के हम सब लोग खिलाफ हैं, लेकिन जाहिर है जिन्होंने ये काम किया उनको तो कानून के दायरे में लाना होगा और कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि कल तो कोई भी, जैसे मैंने कहा, जत्था निकल आएगा और ये कारनामा अंजाम दे देगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सेनेटर साहब, क्या पीएमएल पीटीआई की सीनियर क़यादत जो खुद तो आके माफीनामे मांग के भाग गई है, क्या वो इनके वाली वारिस हैं? क्या वो इनको ओन कर रहे हैं? इनके लिए कोई जद्दोजहद कर रहे हैं? कोई हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं कि जी हम हमारे लोग हैं, या ये उनको डिसोन कर दिया? बस कौन थे, कहां से आए, मार कुटाई करके चले गए? अब देखो, ये खान साहब का 2-3 दिन पहले जो नैब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने अपने वर्कर्स को शाबाश दी। मतलब वो खान साहब की, असल में खान साहब की ज़हनी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो सुबह शाम पहले बयान दाग रहे, सुबह शाम बयानियाँ बदलते हैं। उनको रेस्ट करना चाहिए और ठंडे दिल से सोचना चाहिए। अब पिछले दिनों भी उन्होंने हमारे सिपा सलार को कोई अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल, तो ऐसा बंदा जो तमाम स्टेक होल्डर को साथ न लेके चल सके, ऐसे को क्या जिम्मेदारी दें? तो खान साहब के ये जो, मेरे ख्याल में खान साहब को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करे। मैं तो हैरान हूँ कि उनके गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उनको घर तक महदूद करना चाहिए और ताकि जो लोग उससे मतलब बेचारे लोग पकड़े गए हैं, अब उनको फिर वो तो
जाहिर है मतलब जो लोग पकड़े गए उनको तो इंस्टिगेट किया गया ना सेनेटर साहब। रजा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ बिकॉज वी हैव टू कंक्लूड द शो ऑल्सो, लेकिन आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दिस इशू कि ये आपको पता है कि देखें ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि आप एक बयानिया बनाएं, इंस्टिगेट करें आप उसके ऊपर, एंड पूरी टाइमलाइन ट्वीट्स भी भरी हुई हैं लीडर्स की, सबकी। अभी आप मुझे बताएं एक भी इनमें से नहीं निकल रहा, एक भी नहीं निकल रहा कि ये जी हमारे बच्चे हैं या इनके लिए कोई हम लड़े, कोई लॉयर्स करें, कोई छुड़वाने की कोशिश करें, कोई केस बनाएं। नहीं, उनके माँ बाप रो रहे हैं कि जी हमारे बच्चों के फ्यूचर खत्म हो गए हैं। उल्टा एक नया बयानिया बना के आ गए हैं जिसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब ने, और पूरा मवाद भी उन्होंने भेजा है और दिखाया भी है कि जी ये कह रहे हैं कि उल्टा ज्यादतियां हो रही हैं हमारे औरतों के साथ, और औरतें निकल के कह रही हैं जी हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जी मैं तो खुद इस बात पे बड़ा हैरान हूँ। दो तीन चीज़ें हो रही है। पहली तो यह है कि इतना सीरियस मामला जो है ख़वातीन के बारे में, उसके ऊपर सियासत की जा रही है, झूठ सच फैलाया जा रहा है। देखिए पहले बाकायदा रेप के इल्ज़ामात लगाए गए, फिर उसके बाद आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराह हैं हिना जिलानी, जो कि किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनके जेल के दौरों में उनको ये ऐसी कोई इतलात नहीं मिली। फिर खुद पीटीआई की खवातीन ने वो वीडियो बयानात में कहा कि उनके साथ जेल में कोई ज्यादती नहीं हो रही। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जी हमें पकड़ना, घर से छापे मारकर पकड़ना जो है वो हरासमेंट है, और वो जाहिर बात है कि वो हमारी पुलिस जिस तरह बिहेव करती है वो भी कोई काबिले तहसीन चीज़ नहीं है। मगर एक तो ये बयानिया बनाया, और दूसरा ये कि ये बहुत सारे लोग हैं, इनको हज़ारों बच्चों और बच्चियों को छोड़कर खुद सारे माफीनामे देके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे तबकाती जो कश्मकश है वो भी आ जाती है जैस्मिन के। वो बेचारे जो बच्चे मासूम हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना इनकी लीडर्स की और खुद उनके सरबराह की कि वो इनको छुड़वाएं, वकील करें, उनको लीगल रिलीफ मिले, उनके माँ बाप को सुकून मिले। लेकिन बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया, उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया मेनौ को, और अभी भी उनको ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। रजा, सॉरी, मैं बिल्कुल वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रजा गौस मोहम्मद खान न्याजी ने हमें ज्वाइन किया था इस सेगमेंट में। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।